हाय एवरीवन, सॉल्यूशन में प्रैक्टिस सेट हम लोग देख रहे थे और उस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 39 तक जो है किए थे हम लोग। आज उसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर of osmotic pressure, the correct order of osmotic pressure of 0.01 molar aqueous solution of the following is ए नंबर सुक्रोज का ज़्यादा होगा एसिटिक एसिड से, इसका ज़्यादा होगा KCl से। फिर एसिटिक एसिड का ज़्यादा होगा सुक्रोज से, इसका ज़्यादा होगा KCl से। फिर सी नंबर में KCl का ज़्यादा होगा सुक्रोज से, इसका ज़्यादा होगा एसिटिक एसिड से। फिर KCl से ज़्यादा या KCl का ज़्यादा एसिटिक एसिड से, इसका ज़्यादा है सुक्रोज। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस कुछ जो है हम लोग और भी करेंगे इसमें। तो 3 सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, सुक्रोज का, एसिटिक एसिड का और KCl का। तीनों का कंसंट्रेशन सेम है 0.1 मोलर। अब यदि कंसंट्रेशन सेम है तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड क्या चीज़ पे करने वाला है। तो फॉर्मूला जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर पाई = CRT। C है सेम, R भी सेम होता है। T एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही मान करके चला गया है, टेम्परेचर का कोई जिक्र तो है नहीं, लेकिन यहाँ पता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर को ही लेकर के चलना है। तो यहाँ से पता चल नहीं पा रहा है, तो डायरेक्ट पता चलेगा कि चूँकि पाई जो है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर वह एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वह नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें पार्टिकल का संख्या सबसे ज़्यादा होगा उसी का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबसे अधिक होगा। अब सुक्रोज की बात करें हम लोग तो सुक्रोज जो है वह एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। सुक्रोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये डिसोसिएट नहीं करता है। तो जैसे ही इसको सॉल्यूशन में लेकर के जाओगे ये वैसा ही रहेगा, मतलब एक पार्टिकल यहाँ भी था, एक पार्टिकल ही वहाँ रहा। अब बात करते हैं इन दोनों की। तो एसिटिक एसिड COOH एक्वस सॉल्यूशन है, तो एसिड है, यदि इसको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो यह आयन में डिसोसिएट करके देगा एसीटेट आयन प्लस प्रोटॉन H+ आयन। उसी प्रकार से KCl है, KCl को भी यदि वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो ये देगा K+ और Cl-। मतलब यहाँ भी यह 2 पार्टिकल में टूटा और जो एसिटिक एसिड था यह भी कितने में टूटा, 2 पार्टिकल में टूटा ऐसा। तो अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड और KCl दोनों में पार्टिकल का संख्या सेम हो रहा है। सुक्रोज में एक ही है, तो सुक्रोज में पार्टिकल सबसे कम बन रहा है तो उसका तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे कम होगा। इन दोनों का चर्चा करना है, 2-2 है। तो देखो दोनों इक्वली आयंस में टूट रहे हैं, लेकिन यह एसिटिक एसिड है जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि KCl एक सॉल्ट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ही हुआ कि जिसका डिसोसिएशन बहुत ज़्यादा हो, मतलब KCl यदि आप लिए और वाटर में डिजॉल्व करोगे तो यह सच में टूट करके ऐसा ही 2 मोल आयन देगा, लेकिन इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि यह एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका जितना भी मोल लोगे वह सारे मोल्स आयन में डिसोसिएट कर जाए वह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो कहने का मतलब कि ओवरऑल जो आयन्स बनेंगे वह KCl के केस में ज़्यादा और एसिटिक एसिड के केस में कम, और KCl के केस में ज़्यादा आयन्स बनेंगे, इसका मतलब कि इसी का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे अधिक होगा, उसके बाद एसिटिक एसिड का होगा और सबसे कम होना है किसका, सुक्रोज का। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ये हो जाएगा सही आंसर। पार्टिकल से बस हम लोग को पता करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग 40 के बाद 41 नंबर। The question is, which of the following aqueous solution has the highest freezing point? The options are 0.01 molar NaCl, 0.01 molar Na2SO4, 0.1 molar sucrose, and the last one is 0.1 molar sodium chloride. अगेन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन है। 4 सॉल्यूशंस इस बार दिए हुए हैं और चारों सॉल्यूशन का जो है कंसंट्रेशन सबका सेम तो नहीं है, 2 का है, 2 का सेम, फिर 2 का सेम, ऐसे करके पूछ रहा है कि सबसे अधिक फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और यह जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन का एंड ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। नंबर ऑफ कंसंट्रेशन का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान से समझोगे। सुक्रोज है तो सुक्रोज को वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इसका डिसोसिएशन वगैरह नहीं होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो एक का एक ही पार्टिकल रहेगा। सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट को यदि आप वाटर में डिसोसिएट करते हो तो 2 सोडियम आयंस प्लस 1 सल्फेट आयन, मतलब टोटल 2 और 1 3 पार्टिकल्स बनेंगे। वही सोडियम क्लोराइड की बात करें और इसको आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो 1 सोडियम आयन और 1 क्लोराइड आयन, मतलब टोटल पार्टिकल्स कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। तो हमने लिखा कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन का और साथ ही साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स को देखते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यदि देखेंगे तो सोडियम सल्फेट के केस में सबसे ज़्यादा पार्टिकल बन रहा है। तो सोडियम सल्फेट के केस में यदि पार्टिकल का संख्या ज़्यादा है मतलब इसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। अरे भाई डिप्रेशन का मतलब घट जाना, डिक्रीज कर जाना, तो हम बोल रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा डिक्रीज करेगा। तो ज़्यादा डिक्रीज करेगा मतलब कि उतना ही क्या होगा, कम होगा। जबकि क्वेश्चन में कम नहीं पूछा है, हाईएस्ट पूछा है, सबसे ज़्यादा किसका।
तो एक बात तो क्लियर हो गया कि सोडियम सल्फेट से ज़्यादा होना है सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल कम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम है तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा मतलब कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। कन्फ्यूज़ नहीं करना है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट अलग चीज़ हो गया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटेगा, कम होगा, और ये फ्रीजिंग पॉइंट तो मेन बता रहा है उसका जो होगा अपना फ्रीजिंग पॉइंट उसके बारे में। तो सोडियम सल्फेट से ज़्यादा होना है सोडियम क्लोराइड का। चलो ये बात क्लियर हो गया। तो ई ऑप्शन नहीं होगा, ई नहीं होगा, अभी ई दोनों में कोई होगा। अभी दोनों में पार्टिकल सेम है, कंसंट्रेशन अलग है, यहाँ 0.01 मोलर, यहाँ 0.1 मोलर, तो ज़्यादा वाला कंसंट्रेशन है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन का, तो इसका मतलब कि इसका डिप्रेशन ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट का, तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन इसमें ज़्यादा होगा मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम रह जाएगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा ज़्यादा। तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट वाला की अब यदि हम लोग बात करेंगे तो फिर सोडियम क्लोराइड से भी तो ज़्यादा हो जाना चाहिए सुक्रोज का, क्या कि सुक्रोज तो डिसोसिएट करेगा ही नहीं, और यदि यह डिसोसिएट नहीं करेगा मतलब इसमें कोई पार्टिकल बढ़ेगा नहीं, और पार्टिकल नहीं बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट नहीं घटेगा, और नहीं घटेगा मतलब जितना होना चाहिए उतना ही होगा। 41 एक बार चेक कर लिया जाए। नहीं, 0.01 मोलर NaCl ही होगा, सही जा रहे थे हम लोग, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि पार्टिकल इसमें भले नहीं बन रहा लेकिन कंसंट्रेशन इसका ज़्यादा है। देखो 0.01 से ज़्यादा हो गया 0.1, तो ज़्यादा हो गया पार्टिकल कंसंट्रेशन, तो फिर कंसंट्रेशन ज़्यादा मैंने डिप्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तो डिप्रेशन ज़्यादा मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट कम रह जाएगा, जबकि यहाँ हाईएस्ट पूछा है। सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर, 0.01 मोलर NaCl। 41 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 42 है। नंबर, a 1 मोलल solution of sodium chloride, a 1 molar solution of sodium chloride in water has the same boiling point as A number, 1 molar solution of magnesium sulfate, B number, 1 molar solution of magnesium chloride, 1 molar solution of aluminium sulfate, and the last one is 1 molar solution of aluminium chloride। ऐसे कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और बोल रहा है कि जो 1 मोलर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, देखो 1 मोलर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा तो उतना ही बॉइलिंग पॉइंट का ये चारों में से कौन सा सॉल्यूशन होना है। तो बड़ा आसान सा चीज़ है, 1 मोलर सोडियम क्लोराइड मतलब कि कंसंट्रेशन 1 मोलर है, सब में कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो कंसंट्रेशन के आधार पे आप कंपैरिजन कर नहीं सकते हो, करोगे नंबर ऑफ पार्टिकल के आधार पे। तो सोडियम क्लोराइड को आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो Na+ और Cl- मतलब 2 पार्टिकल्स में टूटेंगे। उसी प्रकार से अभी चारों इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ करके देखना है बस।
MgSO4 को डिजॉल्व करोगे तो Mg2 प्लस SO4 2 माइनस, तो एक और एक 2 पार्टिकल। इसको डिजॉल्व करोगे तो एक मैग्नीशियम आयन और 2 क्लोराइड बनेगा ना, ऐसा। MgCl2 है तो इससे बनेगा Mg2 प्लस और 2 Cl माइनस, 3 पार्टिकल हो गया। इसमें कितने बनेंगे, 2 एल्यूमिनियम आयन, 3 सल्फेट आयन, 5। इसमें 3 और 1 4। तो सोडियम क्लोराइड में यदि 2 पार्टिकल बन रहा था तो फिर चारों में से जिसमें 2 पार्टिकल बनेगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट उसके बराबर होगा। जिसमें पार्टिकल का संख्या उससे ज़्यादा हो गया या कम भी हो जाता तो फिर नहीं बनता, वैसे उसका अलग हो जाता बॉइलिंग पॉइंट। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, दिस वन इज द करेक्ट आंसर, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। इसी में अगला क्वेश्चन देख लें, छोटा सा है, 43 नंबर। वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। वांट ऑफ फैक्टर फॉर कैल्शियम नाइट्रेट इज, तो कैल्शियम नाइट्रेट को बस डिजॉल्व करके देखो वाटर में। डिजॉल्व करोगे तो बनेगा Ca2 प्लस 2NO3 माइनस, तो 1 और 2 टोटल पार्टिकल्स 3 और लिए थे 1, तो 3/1 मतलब 3, तो 3 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन, वह भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44, which of the following solution has the highest बॉइलिंग पॉइंट। 4 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक होगा। ऑप्शन में है 1% ग्लूकोज, बी में है 1% सोडियम क्लोराइड, सी में 1% सुक्रोज और डी में है 1% कैल्शियम क्लोराइड। सबका 1% सॉल्यूशन है, इसका मतलब कंसंट्रेशन सबका क्या है, सेम। अब यहाँ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो याद करो हम लोग एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब यदि यह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो बार बार बतला रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन का एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। कंसंट्रेशन सब में सेम है 1%, तो अब नंबर ऑफ पार्टिकल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ग्लूकोज और सुक्रोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं, एक का एक ही पार्टिकल रहेगा। सोडियम क्लोराइड टूटेगा Na+ और Cl- में तो 2 पार्टिकल, यह टूटेगा एक कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन में मतलब 3 पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे अधिक किसमें बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड में। और यदि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे अधिक बन रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। यही पूछा ना, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखो फ्रीजिंग पॉइंट का उल्टा है, फ्रीजिंग पॉइंट में था कि वह डिक्रीज करता था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग पढ़े थे, लेकिन यहाँ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ जो है वह बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट में उल्टा था, वहाँ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता था, डिक्रीज करता था, घट जाता था। तो उल्टा है दोनों, ध्यान रखोगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, और वह भी ऐसा ही है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड। सिमिलर क्वेश्चन जो हम लोग किए थे 40 नंबर ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, वैसे ही है।
तो उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ऑस्मोटिक प्रेशर का वेरिएशन पूछा है, 3 सब्सटेंस दिए हुए हैं 45 नंबर में, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज C6H12O6। पूछ रहा ऑस्मोटिक प्रेशर का वेरिएशन क्या होगा। तीनों का कंसंट्रेशन सेम दिया हुआ है, इक्वल कंसंट्रेशन है। तो आयन में तोड़ना है केवल Ca2+ 2Cl-, 3 पार्टिकल, NaCl होगा, Na+Cl- 2 पार्टिकल, ये तो वैसे ही रह जाएगा, एक ही बनेगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा कैल्शियम क्लोराइड में इसी का सबसे ज़्यादा होगा, मतलब ऑर्डर हो जाएगा CaCl2 NaCl C6H12O6। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 46 नंबर। बोल रहा है कि जो वांट ऑफ फैक्टर आई होगा किसके लिए, तो डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, उसके लिए क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि सुक्रोज जो है वह एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो यदि यह एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है मतलब कि वाटर में डिजॉल्व करने पर यह सुक्रोज ही रहेगा। तो वांट ऑफ फैक्टर निकालोगे तो बना एक पार्टिकल, लिए भी थे एक, तो 1 ही आएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू 1 आता है, मतलब करेक्ट आंसर इसके लिए कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन अब बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। The molecular weight of acetic acid in the vapor phase is ऑप्शन है 60, 30, सी में 20 दिया हुआ है लेकिन वह 120 होगा, सुधार लेना ऑप्शन, और डी में 240। एसिटिक एसिड का वेपर फेज में मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, यह क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एसिटिक एसिड हम लोग जानते हैं CH3COOH। यदि इसका 2 मॉलिक्यूल लेते हो, जो ऑब्वियसली कम से कम तो होगा ही 2, तो होता क्या है कि इसका डाइमेराइजेशन होता है, और डाइमेराइजेशन हो करके दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, डाइमर बनता है। ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, CH3C डबल बॉन्ड OH, इधर भी हो जाएगा CH3COH और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है एक यहाँ और एक यहाँ। तो अभी देखोगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही इनका डाइमेराइजेशन हुआ ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ गए, और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ने के बाद अब ये 2 नहीं बल्कि कितने पार्टिकल्स हो गए, 1। यहाँ कितने थे, 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डाइमेराइजेशन के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वह 2 से 1 हो जा रहा है। तो 2 से 1 हो जाना मतलब कि आधा हो जा रहा है, हाफ, 1/2। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पार्टिकल का, तो ये भी आधा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास का। तो यहाँ से जब निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, तो यह मॉलिक्यूलर मास इसका उल्टा, तो 1/2 का उल्टा 2/1, मतलब 2 मतलब डबल हो जाएगा। इसको डिटेल में तो हम लोग किए ही थे जब पढ़ रहे थे वांट ऑफ फैक्टर या एबनॉर्मल मोलर मास पढ़ रहे थे उस समय। एबनॉर्मल मोलर मास में इसको काफ़ी डिटेल में देखे थे हम लोग कि एसिटिक एसिड का यदि 2 पार्टिकल है तो डाइमेराइजेशन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं,
और जुड़ करके जो है वे एक पार्टिकल बनाएंगे। मतलब डायमेराइजेशन के चलते नंबर ऑफ पार्टिकल 2 से 1 मतलब आधा हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल चूँकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का प्रोपोर्शनल है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी आधा। अब मोलर मास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इन्वर्सली है, तो यदि ई आधा है तो इसका इन्वर्सली 2/1 मतलब डबल। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला से मास निकालो, 1 और 1 2 कार्बन है तो C2, हाइड्रोजन हो गया 4, ऑक्सीजन 2, तो 12 दूना 24, हाइड्रोजन का 4 और इसका 32, तो 32 4 36 और 24 आ जाएगा 60। तो 60 इसका नॉर्मल मोलर मास है, आना चाहिए उतना ही, लेकिन एक्सपेरिमेंट से निकालोगे तो मॉलिक्यूलर मास डबल है, तो 2 × 60 कितना हो जाना है 120। सो द करेक्ट आंसर इज 120। एबनॉर्मल मोलर मास का यह केस है जो अंतिम टॉपिक था इस चैप्टर का, याद करो एबनॉर्मल मोलर मास। वहाँ हमने पढ़ा इसको और पढ़े कि इस केस में यदि मॉलिक्यूल का संख्या सॉल्यूशन में जाने से घट जाता है, एसोसिएशन होता है, तो उससे सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा। अब चूँकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास, तो मोलर मास क्या होगा वहाँ बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है। बड़ा क्वेश्चन है, लिखेंगे नहीं बस समझने तक। दो सॉल्यूशन है 0.1 मोलर NaCl और एक सॉल्यूशन है 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड। दोनों के बीच में बोल रहा है लगा हुआ है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इसके लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि एक तरफ सोडियम क्लोराइड का 0.1 मोलर सॉल्यूशन है, दूसरे तरफ बेरियम क्लोराइड का 0.05 मोलर सॉल्यूशन है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो क्या होगा। तो होना क्या है, देखो दो सॉल्यूशन है, दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसका सीधा सा मतलब है कि ऑस्मोसिस होगा। और ऑस्मोसिस हम लोग जानते हैं कि किधर से किधर होता है, लोअर टू हाइयर। तो लोअर कंसंट्रेशन किधर है 0.05, तो इधर से सारा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इस तरफ आएगा, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल फ्लो करेगा, ऑस्मोसिस होएगा। तो ऑप्शन ये है देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्यूशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो गलत है, अलग अलग कंसंट्रेशन है तो मूवमेंट होएगा ही। बी में है वाटर फ्लोज फ्रॉम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टुवर्ड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कि वाटर फ्लो करेगा बेरियम से सोडियम क्लोराइड की तरफ। बिल्कुल सही है, यही तो होना है, तो करेक्ट आंसर बी ही हो जाएगा। हालांकि आगे भी पढ़ लें, सी में दिया हुआ है वाटर फ्लोज फ्रॉम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन टुवर्ड्स बेरियम क्लोराइड, कि वाटर सोडियम क्लोराइड से बेरियम, तो ये तो गलत है, हाइयर टू लोअर हो जाएगा ना, जबकि ऑस्मोसिस हमेशा लोअर टू हाइयर। और लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड इज लोअर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो ये भी गलत है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है और कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑस्मोटिक प्रेशर, तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, जबकि ऑप्शन में कम दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर इसका बी है, वाटर फ्लो करेगा बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन से किधर, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखें 49 नंबर। वह भी अंतिम टॉपिक एबनॉर्मल मोलर मास और जो हम लोग वांट ऑफ फैक्टर पढ़े उससे रिलेटेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 49। क्वेश्चन है 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज 45% आयोनाइज्ड। तो कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट। इसीलिए कुछ कुछ दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड 300, KF का वैल्यू 1.86 केल्विन kg पर मोल। चलो ध्यान दो। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है हम लोग पढ़े हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। एसिड का सॉल्यूशन है, इसका सिंपल सा मतलब है कि एसिड भाई आयोनाइज करता है, और आयोनाइज करेगा तो आयंस बनेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी चेंज करना है। क्या चेंज करेगा, कैसे चेंज करेगा, उसी को समझना है। और सबसे पहला बात कि एसिड चूँकि एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, इसका मतलब कि वह फ्रीजिंग पॉइंट को घटाएगा ही, इसलिए डायरेक्ट हम लोग यह फार्मूला यूज किए। देखो यहाँ KF का वैल्यू दिया हुआ है डायरेक्ट 1.86, मोलैलिटी है 0.1, E है केल्विन kg पर मोल में, और ये होता है मोल पर kg में, थी ख़त्म, ये ओवरऑल आ जाएगा केल्विन में। लेकिन यह सही नहीं है, चूँकि यह एसिड आयोनाइज करेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज करेगा, मतलब एबनॉर्मल मोलर मास वाला बात आएगा। और एबनॉर्मल मोलर मास का बात आने के लिए हम लोग क्या करते थे, वांट ऑफ फैक्टर को मल्टीप्लाई करते थे, तो I KF इंटू M हो जाएगा। तो इस I को निकालना है, वांट ऑफ फैक्टर। तो देखो एकदम सिंपल सा है कि जो एसिड है बोल रहा है कि यह 45% ही आयोनाइज करेगा, ठीक है। तो एसिड का यदि शुरू में एक पार्टिकल है तो एक तो रहेगा ही रहेगा, अब एक में और बढ़ जाएगा प्लस कितना, तो जितना आयंस में टूटेगा, तो आयन में कितना टूट रहा है 45%, तो 1 + 45/100, तो 1 + 0.45, तो 1.45। तो इस I का वैल्यू 1.45 पुट करो, मतलब यहाँ जो आंसर आएगा 1.86 इंटू 0.1 इंटू 1.45, इतना केल्विन। आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना हो तो -273 कर देना, आ जाएगा। यहाँ मेन समझना था कि चूँकि एसिड है आयोनाइज करेगा, पार्टिकल में टूटेगा, तो पार्टिकल का संख्या बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, तो पहले से जितना था प्लस जितना % आयोनाइज किया, तो पहले से यदि 1 है तो 1 रहेगा, अब उसमें से आयोनाइजेशन होता है तो पार्टिकल बढ़ेगा, और आयोनाइजेशन 45% है तो 45% ही बढ़ेगा, तो उसको जोड़ दिए। अच्छा, केल्विन में आएगा आंसर, लेकिन ऑप्शंस दिए हुए डिग्री सेल्सियस में, उसको 273 से करोगे तो आ जाएगा। और एक लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं, बोल रहा है कि सबसे कम वेपर प्रेशर किस में होगा, मैक्सिमम लोअरिंग कब होगा। तो हम लोग पढ़े हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज़्यादा होगा उसी का कम होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सही 50 का। तो इस तरह से इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चंस थे 50, सारे क्वेश्चंस एक एक करके हमने करा। प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे चैप्टर पे पकड़ उतना जो है बढ़ते जाएगा, मजबूत होते जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि NN सिन्हा बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से, उनमें से जो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, जितना भी हो सके उन सारे क्वेश्चंस को जो है हम बताएंगे आगे का लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।